अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम सलाम शर्जील भाई। रिजवान भाई, आज कल हमने ये देखा कि ऑल्दो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अनचेंज रहे थे। कई लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि वो तेरे को टोकन टोकन कट वगैरह नजर आ जाए, पर एज वी शेयर्ड इन प्रीवियस सेशंस एज वेल के चांसेस कम थे इसके। तो आज खिलाफत तवक्का मार्केट ने जो है वो काफी बेहतर परफॉर्म करा। अच्छी तेजी हमने मार्केट में देखी, ऑलमोस्ट 700 टू 18 पॉइंट्स की जो है वो अपसाइड आ गई थी मार्केट में एक टाइम पे। तो आज इस तेजी की क्या वजह थी? असल में शर्जील भाई हुआ ये कि बाजार के अंदर ना बाजार की वैल्यूएशन तो वैसे भी काफी लुक्रेटिव है ना। और इंटरेस्ट रेट में देखें, अगर बजट में कोई बहुत नेगेटिव चीज नहीं आती है, कोई जीएसटी वगैरह पेट्रोलियम पे या कोई जनरल जीएसटी नहीं बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन का नंबर जून तक जो है ना जाके इस महीने का नंबर जो एक्सपेक्टेशन है वो 20-50 की 21 तक की है, और अगला नंबर जो है वो कोई तकरीबन एक 20-21 के करीब ही है। तो उससे आपके पास 1-1.5% की कट तो अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी में बन सकती है। दूसरी बात यह है कि एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे इसकी जो वजह समझ में आती है, जो या जो मार्केट इंटेलिजेंस से की समझ में आई, वो ये कि बाजार में कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो वेट कर रहे थे चीज़ों का, उन्होंने फिर अपने आप को डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में जैसा, अगर आपने देखा आज मारी में अच्छा वॉल्यूम हुआ, एग्रो फर्टिलाइजर में, मीजान बैंक में, बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में, उनके उससे ये अंदाजा हो रहा है कि शायद जून तक इंटरेस्ट रेट यहीं कहीं रहे। तो उसकी वजह से शायद जो इनके प्रॉफिट्स हैं जून तक बैंकों के बहुत अच्छे रहे। इसकी वजह से बैंकों में हमने काफी अच्छा इंटरेस्ट देखा। इसके बरक्स जो है जो सिक्लिकल से जो परफॉर्म कर रहे थे उनमें हमने देखा कि एक अच्छी खासी करेक्शन, अच्छी खासी तो नहीं बट 1-1.5% की करेक्शन उनमें आ गई थी। बिल्कुल। नहीं, आई गेस रिजवान भाई काफी बेहतर कवर करा आपने। अच्छा, मेरा स्टॉक स्पेसिफिक जो है पहला सवाल जो है वो ऑर्गेनिक फीड के हवाले से है। हमने देखा है कि एक अच्छा रन अप आया एवर सिंस इट मेड लोज ऑफ ऑलमोस्ट 19, तो वहां से एक अच्छा रन अप आया, 29-30 रुपए का ये हो गया। तो इसमें तेजी की क्या वजह रही? असल में इसमें तेजी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट काफी अच्छा गया था। और कह रहे हैं कि इसका इस क्वार्टर का रिजल्ट भी जो है ना तवक्को से काफी बेहतर है। तकरीबन कोई बाजार में बातें हैं कि 170 रुपये, 1.1.7 की, अगर ये कंपनी 6-7 रुपये कमा रही है और उसमें कोई ऐसे रेगुलेटरी इश्यूज भी नहीं है, और आगे डिवैल्यूएशन होगी तो वहां से ग्रोथ भी आएगी। अगर 6-7 रुपये की अर्निंग है तो मेरे ख्याल से इसका भाव भी 30-35-40 रुपये हो सकता है। और ये मेरे ख्याल से एक जमाने में तकरीबन 43 से पे ट्रेड होता था, और फिर अर्निंग्स की एंटिसिपेशन पे गया अच्छी आएगी। और जो इसकी इसे लिस्टिंग के वक्त जो पैसे रेस किए थे वो था कि कोई इसको वारंगी में प्लांट वगैरह लगाना है। तो वो प्लांट लगने के बाद जो है अब अर्निंग में जो नंबर आना शुरू, उससे पहले काफी गिर चुका था। तो अब इसमें एक तेजी ड्यू थी जो कि हम देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शायद ये कल 30-32 रुपए के पास जाके कहीं नॉर्मलाइज हो जाए। फिर उसके बाद जैसे अर्निंग आती रहेगी, उसमें ग्रोथ आती रहेगी, फिर इसमें आपको एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखेगी, या फिर ये यहीं स्टेबलाइज हो जाएगी। क्योंकि इसमें अभी तक ना अर्निंग की कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई एक आध क्वार्टर अच्छा करता भी है तो फिर अगला क्वार्टर खराब होता है, बट लास्ट क्वार्टर वाज फिनोमिनली गुड। तो अगर वो रिपीट होता है तो मेरे ख्याल है इस earning में जगह बहुत है स्टॉक में। ओके। अच्छा, अगला सवाल मेरा प्रॉब्ली कई कई लोगों को ये जो है, कई लोगों का ये सवाल था। मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी है आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ से जो है मुज़ाकरात चल रहे थे। हमने देखा था कि उन्होंने जो है वो उनका जो स्टे है पाकिस्तान में, आज खबर ये आई है कि वो फर्दर एक दिन और रुक गया है। तो आईएमएफ के हवाले से क्या व्यू है? क्या ये हमें थर्ड रिव्यू सक्सेसफुली होता हुआ नजर आ सकता है? देखो, मुझे थर्ड रिव्यू पे ये जो पैसे मिल रहे बस होने, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो नहीं होंगे, वो हो जाएंगे। असल मसला ये है कि आपका जो नया प्रोग्राम मिलने वाला है ना वो कितना बड़ा है, और वो किस शराइत पे मिलेगा, और वो कब इनिशिएट होगा। क्योंकि ये खत्म होगा मार्च एंड पे, अप्रैल के मिड में ये दोबारा से नया प्रोग्राम इनिशिएट करेंगे, फिर वो उसकी मोडालिटीज तय होंगी। ऑल्दो मतलब हम एक प्रोग्राम से निकल के उसी उसी आईएमएफ दूसरे प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो उनको वो इतना लंबा चौड़ा हमें दोबारा से ग्रिल करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मार्च में मार्च के क्वार्टर पे जब ये रिव्यू करके जा रहे होंगे तो उन्होंने सारे नंबर ऑलरेडी चेक कर लिए होंगे। इनको भी आइडिया है कि अप्रैल में हम नए प्रोग्राम के लिए इन्हीं के साथ साइन अप करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आईएमएफ तो हो जाएगा, बट शरायत देखनी होगी कि वो इस दफा बिजली टैरिफ में, इंटरेस्ट रेट पे, करेंसी पे, और जो है आपके टैक्स मेजर्स पे क्या उनका स्टांस रहता है, वो किस तरह से जो है ना फर्दर टैक्सेशन की बात करते हैं। क्योंकि तो ऐसी बात है, आपका हर साल बढ़ते हुए डेफिसिट की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट की फॉर्म में भी, और आगे और चीज़ों में भी। तो अगर आप उसको फोर्सी करें तो आपको कोई ना कोई एक अच्छा नंबर चाहिए
टैक्स का, ताकि आप और अदर रेवेन्यू सोर्सेज का, जिससे आप अपनी चीज़ों को मीट कर सकें। और अभी तक हमने SIFC के फॉर्म से कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट को मटेरियलाइज होते हुए नहीं है देखा जिससे डॉलर आ रहे हो। डॉलर का सारा इन्हिसार हमारा रोल ओवर और IMF के ऊपर ही है। उसको देखते हुए मुझे लगता है थोड़ी शराइत काफ़ी सख्त हो सकती हैं, और प्रोग्राम मेरे ख्याल से मिल जाएगा इनको। ये वाला भी स्मूथली हो जाएगा और अगला प्रोग्राम भी आराम से मिल जाएगा। परफेक्ट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपका क्या व्यू है मार्केट जो है ना, जो 3 दिन रहते हैं क्योंकि अगला हफ्ता रोल ओवर वीक है, मार्केट किस तरीके से जो है वो बिहेव कर सकती है, और आपके टॉपिक्स क्या हैं? अ, मुझे लगता है रोल रोल ओवर का प्रेशर हमेशा से उस वक्त आता है शकील भाई, जब कोई आगे अनसर्टेनिटी दिख रही हो। आई गेस IMF के बाद ऐसी अनसर्टेनिटी तो नहीं है कि रोल ओवर में कोई बहुत प्रेशर आए। नॉर्मल मार्केट अगर कोई ट्रिगर नहीं होता तो उस वक्त उस पीरियड में डल हो जाती है, एक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अगला वीक जो है ना, अगर मार्केट जो है ना डल हो जाए या रोल ओवर में 1-2 दिन जब प्रेशर हो तो थोड़ा सा जो है ना वो उस वक्त परफॉर्म ना करे। बट जहाँ पर स्टोरीज हैं, जहाँ पर यील्ड्स खड़ी हुई हैं, वहाँ लोग आ रहे हैं और ले रहे हैं। और रीजन ये भी है कि पहले हम जब इंटरेस्ट रेट पीक करने के बाद एक साल सवा साल का अर्सा हमने पीक में देखा इंटरेस्ट रेट को। तो अब जो है इंटरेस्ट रेट अपने पीक तो कर चुके हैं, इस पे तो किसी की दो राय नहीं है कि शायद इंटरेस्ट रेट पीक हो चुके हैं। बट और आने वाले 1-2-3 क्वार्टर के बाद शायद ये बहुत 3-4% की लोगों की मार्केट एंटिसिपेशन है कि ये करना हो जाएंगे शायद ये अप्रैल या जून की मॉन्टी पॉलिसी से आपको दिखना भी शुरू हो जाए, या हो सकता है थोड़ा सा और डिले हो जाए, बिकॉज क्या IMF क्या मेजर्स प्रपोज करता है। तो आई गेस अगर 20 भी हो जाते हैं और यहाँ रहते हैं तो मेरे ख्याल है कम से कम यील्डिंग स्टॉक तो चलते रहेंगे। तो एक सवाल का आपका जवाब ये है कि नेक्स्ट वीक को बहुत ज्यादा प्रेशर रोल ओवर के साथ नहीं लग रहा। दूसरी चीज जो है, आपने सवाल पूछा कि कौन से टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है अब लोगों को थोड़ा लोगों का शिफ्ट जो है यील्ड की तरफ है, कि अगर यील्ड लॉक हो रही है तो ठीक है, और अगर ग्रोथ आती है और इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तब भी यील्डिंग स्टॉक भी परफॉर्म करेंगे। तो लोगों का रुझान थोड़ा सा जो है ना डाइवर्ट हुआ है या शिफ्ट हुआ है फ्रॉम साइक्लिकल टू यील्डिंग, क्योंकि पहले लोग साइक्लिकल में तेजी कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट इस मॉनेटरी पॉलिसी में या अगली में इसको जिसमें घट जाएगा कुछ अगली में हो जाएगी, तो उससे जो है ना साइक्लिकल में तेजी करनी चाहिए। बट आज की मार्केट को देख के लग रहा है कि लोगों का रुझान अब थोड़ा सा इस चीज को वो शायद एंटिसिपेट करें कि शायद अगले हफ्ते हो या उससे अगले महीने, सॉरी अगले मॉनेटरी पॉलिसी में या उससे अगले मॉनेटरी पॉलिसी में इनिशिएट हो। तो इसीलिए जो है ना हमें ये आज जो आपको अगला वीक भी लगेगा या फर्दर तेजी होगी वो इसी तरह की सॉफ्ट होगी। Perfect, perfect. Thank you so much, Nandin, for taking out time for this session. थैंक यू शैल भाई। Allah Hafiz.